5 दिसंबर 1872 ब्रिटिश जहाज डे ग्रेसिया पूरी रफ्तार के साथ अपनी मंजिल की ओर बढ़ा जा रहा था। वह एजोर्स आइलैंड के पास था, पुर्तगाल से करीब 1500 किलोमीटर पश्चिम की तरफ। इस जहाज के कैप्टन थे डेविड मोरहाउस। अटलांटिक महासागर शांत था, सब कुछ सही लग रहा था। तभी कैप्टन मोरहाउस और जहाज पर मौजूद उनके क्रू मेंबर्स को एक शिप अपनी ओर आता दिखता है। जैसे ही कैप्टन मोरहाउस की नज़र उस शिप पर जाती है, वो चौंक जाते हैं। यह जहाज मेरी सेलेस्टे था। वो इसे देखकर हैरान थे, क्योंकि यह जहाज उनके दोस्त कैप्टन बेंजामिन स्पूनर बिग्स 7 नवंबर को न्यूयॉर्क हार्बर से इटली के जिनेवा की ओर लेकर निकले थे। हैरानी की वजह सिर्फ यही नहीं थी कि मेरी सेलेस्टे जिस रास्ते पर था वह उसके रूट में कहीं नहीं था, और कायदे से तो उसे अब तक इटली पहुंच जाना चाहिए था। कैप्टन मोरहाउस के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गई। उन्होंने मेरी सेलेस्टे जहाज को सिग्नल देने शुरू कर दिए, मगर उधर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। जहाज पूरी तरह सुनसान लग रहा था। जब काफ़ी देर तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो उन्होंने अपने क्रू मेंबर्स के कुछ सदस्यों को मेरी सेलेस्टे शिप पर भेज दिया, यह पता लगाने के लिए कि आखिर सब कुछ ठीक है या नहीं। क्रू के सदस्य दूसरे जहाज पर पहुंचे। वहाँ पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ था। जब यह जहाज चला था तब इस पर 10 लोग सवार थे। कैप्टन बिग्स, उनकी पत्नी सारा, 2 साल की बेटी सोफिया और 7 क्रू मेंबर। मगर अब पूरे जहाज पर कोई नहीं था। हैरानी इस बात की भी थी कि लगभग सब कुछ सही सलामत था। लूटपाट का भी कोई निशान नहीं था। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चलते जहाज से 10 लोग कैसे लापता हो गए। कोई तो सुराग होता। जब डे ग्रेसिया के क्रू मेंबर्स ने मेरी सेलेस्टे जहाज की अच्छी तरह जांच पड़ताल की तो कुछ खामियां नजर आई। जहाज पर रखे रास्ते के चार्ट इधर उधर पड़े हुए थे। जहाज के 2 प्रेशर मेजरिंग पंप में से एक टूटा हुआ था। मेरी सेलेस्टे के निचले हिस्से में पानी भरा हुआ था, करीब 3.5 से 4 फुट। जहाज के फ्रंट और बैक हैच के कवर निकले हुए थे। जहाज की छोटी और इकलौती लाइफ बोट गायब थी, साथ में रस्सी भी। हालांकि वहां मौजूद कार्गो सही सलामत था। मेरी सेलेस्टे में 1701 बैरल इंडस्ट्रियल अल्कोहल रखी हुई थी। उसे लूटा नहीं गया था, बस उसमें से 9 डिब्बे खाली हो गए थे, वो भी लीक की वजह से। नेविगेशन टूल चल रहा था। जहाज में इतना राशन था कि अगले 6 महीने का वक्त आराम से कर सकता था। क्रू मेंबर्स का सारा सामान भी ठीक था, लेकिन उनके कमरे में सब उथल पुथल था। बिस्तर नहीं बने हुए थे। उनके स्मोकिंग पाइप्स भी उन सब के कमरे में रखे हुए थे। उन दिनों हर नाविक अपने स्मोकिंग पाइप्स अपने साथ ही रखता था। मेरी सेलेस्टे जहाज के कैप्टन बेंजामिन बिग्स की डायरी उनके केबिन में मिली। उन्होंने इसमें लॉग एंट्री की हुई थी। आखिरी एंट्री 25 नवंबर 1872 को की गई थी, यानी लावारिस हालत में जहाज मिलने के करीब 11 दिन पहले। मतलब साफ था, इस जहाज पर बीते 11 दिनों से कोई नहीं था। आखिर सब कहाँ चले गए थे? ऐसा भी नहीं कि कोई लूट हुई हो, जहाज भी नहीं डूबा था। फिर क्या वजह रही कि कैप्टन, क्रू और यात्री कोई भी मेरे सेलेस्टे पर नहीं था? डे ग्रेसिया जहाज के कैप्टन डेविड मोरहाउस चिंता में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि शायद कोई असामान्य घटना घटी होगी जिसकी वजह से सब समुद्र में गिर गए होंगे, या हो सकता है कोई बीमारी फैल गई हो। खैर, उस वक्त समंदर का एक नियम था, अगर किसी व्यक्ति को दूसरा कोई जहाज या कार्गो लावारिस हालत में मिलता है और वह उस जहाज या सामान को लेकर आता है तो वह व्यक्ति बचाई गई संपत्ति के मूल्य के अनुरूप इनाम का हकदार होता है। इस समुद्री कानून को लॉ ऑफ सॉल्वेज कहा जाता है। जाहिर है कि कैप्टन मोरहाउस को यह नियम पता था। वो दोनों जहाज लेकर यूरोप पहुंचे। यहाँ उन्होंने इंश्योरेंस की रकम के लिए जिब्राल्टर के अटॉर्नी जनरल फ्रेडरिक सॉली फ्लड से संपर्क किया। फ्रेडरिक को उनकी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उन्हें कुछ षड्यंत्र नजर आ रहा था। 3 महीने जांच चली, मगर कुछ साबित नहीं हुआ। आखिर में उन्हें इनाम दिया गया, लेकिन इंश्योरेंस की रकम $46,000 का सिर्फ 6ठा हिस्सा। इससे पता चलता है कि अधिकारी डे ग्रेसिया जहाज के क्रू की बातों से पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे। अटलांटिक म्यूचुअल इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम्स डिवीजन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहे टेड हैंग कहते हैं कि इसकी कितनी संभावना है कि न्यूयॉर्क से निकले 2 जहाज दुर्घटनावश 2138 मील दूर उत्तरी अटलांटिक के मध्य में मिले। यह भी पता चलता है कि दोनों जहाज एक साथ ही न्यूयॉर्क हार्बर पर खड़े थे। अब बात तो इस बात की भी है कि मेरी सेलेस्टे की अपनी यात्रा पर निकलने से पहले दोनों जहाज के कप्तानों ने एक साथ डिनर किया था। मेरी सेलेस्टे जहाज में कैप्टन बिग्स की भी हिस्सेदारी थी, तो सवाल था कि वो अपनी नैया खुद ही क्यों डुबाएंगे। खैर, समय के साथ साथ जहाज से जुड़ी कई तरह की थ्योरी निकलकर सामने आने लगी। पहली थ्योरी, जहाज पर कुछ स्क्रैच थे। कैप्टन की तलवार पर भी खून था। हो सकता है किसी क्रू मेंबर ने पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया हो, सबको मारा हो और फिर नाव लेकर निकल गया हो। दूसरी थ्योरी यह थी कि डे ग्रेसिया जहाज के कैप्टन मोरहाउस ने इंश्योरेंस के पैसों के लालच में मेरी सेलेस्टे जहाज के सभी लोगों का कत्ल कर उनकी लाशों को समुद्र में फेंक दिया हो। तीसरी थ्योरी यह थी कि कैप्टन बेंजामिन बिग्स और कैप्टन मोरहाउस ने मिलकर सबको मारने की प्लानिंग रची हो। मेरी सेलेस्टे के सारे क्रू मेंबर्स को मारकर कैप्टन बिग्स अपने परिवार को लेकर निकल गए होंगे, ताकि कैप्टन मोरहाउस को पैसे मिले और दोनों आधा आधा मार सके। चौथी थ्योरी यह थी कि समुद्र में मेरी सेलेस्टे किसी तूफान से टकराया होगा, जिससे उसके निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हो गया होगा। इसी बीच कार्गो के कुछ डिब्बे चटक गए होंगे, जिनसे इंडस्ट्रियल अल्कोहल रिसने लगा होगा। जहाज में ब्लास्ट होने के डर से सब लाइफ बोट लेकर निकल गए होंगे, मगर फिर जहाज से बंदी रस्सी टूट गई होगी और सब मर गए होंगे। आखिर एक छोटी नाव इतने लोगों को लेकर कितनी दूर तक जाती? पांचवी थ्योरी यह थी कि जहाज में 1701 बैरल अल्कोहल था। किसी वजह से जब डिब्बे चटके होंगे तो अल्कोहल की तेज गंध उनसे बर्दाश्त नहीं हुई होगी। ज़्यादा सूंघने की वजह से वे ठीक से सोच नहीं पा रहे होंगे। उन्होंने कुछ देर के लिए जहाज से निकलने का सोचा होगा। लाइफ बोट पर नीचे इंतजार करते समय उनकी रस्सी गिर गई होगी।
इसी तरह सब मारे गए होंगे। छठी थ्योरी ये थी कि समुद्र से कोई बड़ा खतरनाक जीव निकला होगा जिसने सभी को मारकर उन्हें खा लिया होगा। इन थ्योरी के बीच जहाज के साबित होने की भी खबरें फिर से उड़ने लगी थी। दरअसल जब से मेरी सेलेस्टे जहाज बना था उसके साथ कुछ अजीब ही हो रहा था। इस जहाज के साथ जो जुड़ा मारा गया था या पूरी तरह बर्बाद हो गया। शुरुआत करते हैं साल 1861 से। कनाडा के नोवा स्कोशिया में यह जहाज बनाया गया था, तब इसका नाम था अमेजन। इस जहाज की लंबाई थी 100 फुट और चौड़ाई 25 फुट। जहाज चलाने वाला पहला कैप्टन ही मारा गया था। वह बीच यात्रा में निमोनिया से पीड़ित हो गया था। फिर धीरे धीरे इस जहाज से जो जुड़ता, कैप्टन हो या क्रू, रहस्यमय हालत में मृत मिलता। लोग इसे खरीदने या इस पर सफर करने से डरने लगे। अटलांटिक महासागर में इसने एक दूसरे जहाज को टक्कर मार दी। वह जहाज डूब गया, सभी मारे गए, मगर अमेजन को कुछ नहीं हुआ। हालांकि अमेजन के कैप्टन की कुछ समय बाद मौत हो गई। फिर कुछ सुधारों के लिए इसे शिप यार्ड में रखा। थोड़े दिन बाद पूरा शिप यार्ड जलकर राख हो गया। अमेजन को फिर से कुछ नहीं हुआ। फिर साल 1868 में एक अमेरिकी रिचर्ड डब्ल्यू हेंस ने इसे खरीदा और नया नाम दिया मेरी सेलेस्ट। तब इसके स्ट्रक्चर में भी कुछ बदलाव हुआ। इस जहाज के कैप्टन बदलते रहे, मगर उनके मरने का सिलसिला कभी नहीं रुका। आखिर में कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स का भी यही अंजाम हुआ और मेरी सेलेस्ट एक घोस्ट शिप बन गया हमेशा के लिए। यह सिद्धांत अधिक संभव लगता है कि कैप्टन ब्रिग्स ने गलती से मान लिया कि उनका जहाज बहुत अधिक पानी ले रहा है और डूबने वाला है। इस सिद्धांत को इस फैक्ट से समर्थन मिलता है कि साउंडिंग रॉड, जिसका उपयोग होल्ड में पानी की मात्रा निर्धारित करने के लिए किया जाता है, डेक पर पाया गया था। यह सुझाव देता है कि जहाज को छोड़ने से ठीक पहले इसका उपयोग किया गया था। इसके अलावा जहाज के पंपों में से एक में परेशानी के संकेत दिखाई दिए। इसे अलग कर दिया गया था। साउंडिंग रॉड की गलत रीडिंग और अप्रभावी पंप के कारण कैप्टन ब्रिग्स को यह विश्वास हो सकता था कि जहाज डूब रहा है और उन्होंने इसे छोड़ने का आदेश दिया। तब लॉन्ग बोट में दुर्घटना हो सकती थी जिससे सभी की मृत्यु हो सकती थी।